प्राथमिकताएं हैं? सर, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड उन बच्चों को जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो पसमानदा गरीब तबका है मुसलमानों का, जो कहीं और एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, तो उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है कि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक पाठ्यक्रम जो NCERT का है उसे लागू किया है, और वो NCERT का जो पाठ्यक्रम है वो जाहिर बात है कि सेंटर से उसका ताल्लुक़ है और बहुत पारदर्शी है। अगर हमारे बच्चे उसे पढ़ेंगे और हम उसे सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी एजुकेशन उन बच्चों को मिले, तो उसमें हमारा ये पूरा ये संकल्प है कि ये बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ से पढ़ लिखने के बाद मस्जिदों में फिर उपदेशक बनते हैं या मदरसों में जाकर के अध्यापन करते हैं। जब ये वो एजुकेशन इन्हें मिलेगी अपने धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, ये इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और IAS और IPS भी बनेंगे। तो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके ये देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे और इन्हें भी अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है देश के अंदर, या उसके बाद जो क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का बहुत पूरा फ़ायदा उठाया। कल्याण तो उनका किया नहीं और तुष्टीकरण होता रहा। तुष्टीकरण इसी का नाम है कि कोई काम मत करो, सिर्फ उन्हें खुश करते रहो। और एक सबसे बड़ा षड्यंत्र ये था कि RSS और BJP से डराया कि ये ये आएंगे तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। जैसे CA के ऊपर एक भ्रम पैदा किया, तो CA जो है किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, वो तो देने का है। और मैंने तो कल अपने काशीपुर में जो हमारे मदरसों के संचालक थे, सब धर्मावलंबी थे, उनसे सवाल भी किया कि ये बताइए कि हज के मौके पर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान वहाँ की इकोनॉमिक को हम मजबूत करते हैं। आर्थिक जो उनकी स्थिति है अरब की, उसका बड़ा दारोमदार यहाँ की जो यात्री जाते हैं, जो हज करते हैं, उसके बाद कोई एक आदमी भी किसी भी जो मुल्क है मुसलमानों के जो कंट्रीज़ हैं उनकी नागरिकता नहीं ले सकते, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। और हमारा देश है जिसकी बुनियाद ही वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को अपना एक ख़ानदान परिवार मानते हैं। तो हमारे उस वक्त जो हमारे वहाँ के अल्पसंख्यक और हमारे यहाँ भारत के विभाजन से पहले जो लोग वहाँ रह गए थे, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जबकि अगर वो इस्लाम को फॉलो करते तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी उनकी थी, उन्हें भाईचारा बनाना चाहिए था। जब हमारे दूध और खून के तमाम ब्रह्मांड एक ही है, तो जब वो उन पीड़ितों के लिए संविधान के अनुसार ये सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है, तो ये तो हम नागरिकता दे रहे हैं, तो इसमें मुसलमानों में भ्रम पैदा किया। दूसरी बात ये कि जैसे UCC है, UCC को प्रथाओं पर अंकुश लगाएगी, इस्लाम के किसी प्रावधान पर या किसी रस्म रिवाज पर, किसी पूजा पद्धति पर कोई भी उस पर असर नहीं पड़ेगा और ना ही उसके वो खिलाफ भ्रम पैदा किया गया। गजवा क्या चीज़ है? गजवा उस जंग को कहते हैं, अरबी का शब्द है, यानी बिल्कुल आप देखिए शब्दों से खेल रहे हैं लोग। अरबी का शब्द है गजवा, यानी गजवा वो जंग जिसे कमांड कर रहे हो मोहम्मद साहब। अब सारी दुनिया जानती है मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है, तो कंसेप्ट खत्म हो जाता है। मैंने नेशनल मीडिया के सामने ये बात कही, आप भी उसी का हिस्सा है, कि भाई वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है जब कमांडर इन चीफ नहीं तो जंग कैसे लड़ी जाएगी। आप उसे सिर्फ वैध और अवैध कहकर के आप छोड़ रहे हैं, इसी को प्रश्न चल लग जाता है। और दूसरी बात एक ये कि जिस चीज को आपने ये किया, उस जमाने के अंदर सबसे पहले जो प्रेस आई वो अरब में नहीं आई, जापान में आई, कागज चीन में पैदा हुआ,
फिर 350 साल के बाद वो व्यक्ति पैदा होता है जो विद्वान है, जिनका आप हवाला दे रहे हो, 350 साल के बाद। तो भाई जब आपका जनसंवाद ही नहीं हुआ, कौन है आपके, किससे जनसंवाद हुआ साहब? तो ये चीजें मतलब ऐसी हैं जो समाज के अंदर उन्हें भरमाया जा रहा है, इसी को भ्रम कहते हैं। यानी बड़ी अफसोस की बात यही है कि जैसे अभी हमने ये जैसे मदरसों में हमारे हमने पाया कि वो बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, मगर उन्हें क्योंकि जब हम जो पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए भाई हम तो इसकी अपेक्षा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि भाई जैसे हम लोग हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, और ये चीज़ चाहे आरएसएस हो, चाहे मुसलमानों के संगठन हो, सब लोग या किसी भी उसके हों, भाई हमारे बेसिकली दूध और खून के रिश्ते हैं। तो एक ज़माने के अंदर, उस ज़माने में मुझे आरएसएस का कह करके एक भ्रम पैदा किया जाता था, तो हमने आज जो है हमने जब करीब से देखा, हमारी रिसर्च तो वहीं से शुरू हुई थी, तो हमने देखा कि यार एक साधारण लोग जो पर्यावरण की बात करते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, पशु पक्षियों की बात करते हो, पर्यावरण की बात करते हो, हिमालयों की रक्षा की बात करते हो, यार मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मुसलमानों का वध कैसे करेंगे। एक आदमी की, इंसान की आदत बन जाती है ना, कैसे वो वध करेंगे। मैंने नहीं समझा कि भाई जो इस मानसिकता के लोग, मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कि उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया गया, तो हमारा प्रयास है कि मेन स्ट्रीम से जुड़ करके, मुख्य धारा से जुड़ करके उनका भी विकास, जैसे बगैर किसी भेदभाव के विकास हो रहा है। और आज ये देखिए कि 60 साल में कांग्रेस ने ये काम किया था, अब इतिहास गवाह है उसके लिए। तो जितने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक श्रृंखला थी दंगों की, हर रोज़ ये खबर आती थी फला जगह दंगा हो गया, और एक किनारे से मतलब ये होता था कि हज़ारों लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, और कभी किसी को कुछ सज़ा नहीं मिली। आज जो है 2014 के बाद पूरा भारत, आप गवाह हैं इस बात के, पूरे भारत में जो है कहीं भी दंगा है ना। इसमें थोड़ा जो शिक्षा तो मैं कोई वो नहीं मदरसों की जो शिक्षा वहाँ उत्तराखंड में आपने नहीं, हमने वहाँ नज़र कर देख रहे होंगे, यहाँ की यूपी के मदरसों में कोई ज़रूरत है अभी ऐसी कुछ? देखिए, इनका यूपी के बारे में जो उनका वो है वो तो अलग है, मगर हमने जो है वहाँ उस कोर्स के साथ एनसीईआरटी को इसीलिए लागू किया है कि ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी देश की सेवा में आगे आए, और मेन स्ट्रीम से जब आदमी जुड़ जाता है तो फिर किसी गतिविधि में नहीं रहता। क्यों साहब? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से आपने सब कुछ देखा है, वहाँ आपने बदलाव किया है, तो आपके नज़रिए में यहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरत है? नहीं, मैं अगर इसका सुझाव यूपी सरकार हमसे लेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम तो इन मदरसों से ऐसे बच्चे पैदा करेंगे, तो उदाहरण तो वही बनेगा इनके हाथों में अमन की झंडियाँ होंगी, और एक दूसरा ऐसा वो होगा। मैंने तो अभी रुदवानी में पूछा कि भाई इसकी तो रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर इन जिनके हाथ में कलम होने चाहिए थे उनके हाथ में पत्थर दिए किसने। मैं 2016 में कश्मीर गया था, कश्मीर बंद था, तो मैंने आकर के, उस वक्त राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गृह मंत्री थे, तो उनसे हमने कहा था कि ये 3 परिवारों ने मेन स्ट्रीम से काटा। 3 परिवारों ने कैसे, जो यूथ था ना उसे अलगाववाद की तरफ ये लोग लेकर के आए ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। कश्मीर में 370 2 विधान थे, क्या 2 विधान किसी देश में ये कोई मुसलमानों के लिए कोई ये पुरस्कार था क्या? ये कुछ विशेष लोगों के लिए ये सारी चीज़ें पैदा की गई थी। उन्हें जब वो इलेक्शन लड़े तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1987 के अंदर, उन्होंने उनके बैलेट बक्सों पर कब्जे कर लिए और उन्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया। वो अलगाववाद की तरफ बढ़े, इनका फायदा हुआ, इन्हें सुरक्षा भी मिली, और पूरा जो यहाँ से योजनाएं जाती थी, जो पैसा जाता था, वो सब इनके घरों में लगता था। आज जब एक पारदर्शी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई हमारा तो संकल्प था कि एक देश एक विधान। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापकों में से आते हैं, जनसंघ के संस्थापक थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, उनकी तो वहाँ वो शहीद हुए वहाँ कश्मीर में, उनका मर्डर हुआ।
और 2 विधान जो है, क्या कोई ये कहे कि ये मुसलमानों के लिए कोई पुरस्कार था? भाई ये इन्होंने प्रचारित किया, जैसे 370 जो है जब से खत्म हुई है, वहां कश्मीर में विकास बढ़ा है। भारत के लोगों, यानी पूरा कन्याकुमारी से लेकर के वहां तक सिर्फ 3 कानून चलते थे वहां भाई साहब, सूचना प्रसारण और करेंसी और डिफेंस, चौथा कोई कानून लागू नहीं था कश्मीर के अंदर। और ये सब भाई आप बताइए कि आज के प्रधानमंत्री ने एक साहस और गृह मंत्री जी ने एक साहस दिखाया, तो इसका कोई किसी कम्युनिटी के खिलाफ थोड़ी है। अब इसे वो अगर कम्युनिटी के खिलाफ ला करके खड़ा करते हैं, मैं इसी बात को ये सोचता हूँ कि ये तो कम्युनिटी के खिलाफ ही नहीं है चीज। तो हमने तो उन तीन परिवारों को देखा था कि इन्होंने अपने फायदे के लिए उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा, इतने लाखों नौजवानों का कत्ल हो गया, असमय मौत हुई, कौन है उसका जिम्मेदार? उस वक्त जब उनका वो इलेक्शन में हो गया तो राजीव गांधी जी उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। अगली बात है, क्योंकि वो कहा जाता है कि रोज के पाते रोज नहीं जलते, बस ये कहने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब, उसकी यहाँ इंसाफ है। मैंने ये देखा है, अगर आप देखें, आप ईश्वर में वो खत्म कर सकते हैं, तो उसका ये कि सबका कल्याण करो, सबको साथ लेके चलो और सबका विकास करो। आज हमारे देश के अंदर इतने, आप 3 घंटे में 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, उस वक्त तो सुबह से शाम तक हम पहुंचा करते। पूरा देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस भागीदारी में पहली सरकार है जो अभी हमारे संकल्प यात्राएं निकल रही हैं, या अभी संकल्प पत्र बन रहा है, तो लोगों से जा के हम पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कौन सा ऐसा आपके जहन में हो सकता है, किसी के दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाए, वो नमो ऐप के ऊपर आप डाउनलोड करिए। तो कितना एक ऐसी पारदर्शी सरकार आई है यार, लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। ये तो असल में ये है कि क्योंकि समाज, भारतीय समाज, अगर आप किसी उसमें बहसियत भारतीय समाज के समझें, तो अभी भी हमें एजुकेशन की कमी है। अब क्योंकि अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री को 10 ही साल हुए हैं, 10 साल में काया कल्प हो गई, 60 साल पे भारी है 10 साल। अगले दौर में आने के बाद कोई, मुझे लगता है ऐसा, अनुज भाई, मुझे ये लगता है कि ये अभाव वाली जिंदगी भारत के लोगों की खत्म। ये बड़े कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 15 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हों, जो दबे कुचलों को ऊपर लाने का दावा करके आए हों, तो उनका परिवार तो राजा बन गया, और जब उनकी गद्दी हिली और करप्शन में इतने वो लिप्त हो गए कि उन्हें सज़ा तक हुई, तो वो कितना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति तपस्या की है, तपस्वियों की और त्यागियों की है। और मैं समझता हूं कि आप अगर वो ये कह रहे हैं तो वो इस इतिहास को भूल रहे हैं कि हमारे जंगे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अनेकों वो युवा थे कि जिन्होंने शादियां नहीं की देश के लिए और देश को आज़ाद कराया। तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि आप कलंकित कर रहे हैं उन सबको। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आज के डेट में मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो सबसे बड़े तपस्वी भी हैं और त्यागी भी हैं। जो शख्स अपना परिवार न बनाए और 140 करोड़ की बात करे कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है और 140 करोड़ में हम सब आते हैं, आप ये देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर एक ऐसा व्यक्ति कहता, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन है और उनका दिवालियापन है और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। भारतीय संस्कृति तो हमें सभ्यता सिखाती है, एक दूसरे का आदर करना सिखाती है। और वो ये बात कहे, मैं तो समझता हूँ दोनों, उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी भी बहुत ही बड़ी त्यागी है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए तैयार किया कि आप जाओ, और आज तक उस महिला की जबान पे कितनी बड़ी त्यागी है वो भी। दोनों का त्याग देखिए आप, तो उस त्याग का हमें स्मरण करना चाहिए, ना कि उस पर क्रिटिसाइज। तो मैं तो देश के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 2024 में ये बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष की कुर्सी के लायक तो पिछली बार नहीं छोड़ा है, इस बार इतना कमजोर होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के
नेता हमारे, हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्हें मजबूत करना चाहिए। मैं तो विशेषकर मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप गौर तो करिए कि किसने तुम्हारे आंसू पूछे, किसने तुम्हारे घरों के अंदर चिराग जलाए, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दी, जो गरीब इलाज नहीं करा सकता था उसका इलाज हुआ। तो और इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो लालू यादव का ये बयान निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हमारे प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये कहता हूँ वो ईश्वर की देन है, ईश्वर ये देन है इस देश को। अगर ईश्वर का वरदान किसी को देखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री है। और उसकी वजह मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगली बात, क्योंकि आप सुनकर के आपको हैरत होगी कि वो बिल्कुल हमारे जैसे साधारण परिवार के अंदर पैदा हुए, ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुए, ना उनके घर के अंदर कोई बड़ा राजनेता पैदा हुआ, ना कोई आईएएस पैदा हुआ, ना आईएएस ना आईपीएस, एक साधारण इंसान। यदि हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे जा सकते हैं, देश के युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब देखिए आप एक राहुल गांधी जी के ऊपर पूरी कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है, पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से उसे हम ऊपर ले आए, मगर क्योंकि ईश्वर की मंशा नहीं है, जैसे मैंने तो कुरान का हवाला दिया था कि ईश्वर की मंशा नहीं है, तुम पूरी देखिए उनके, अगर आप इस यात्रा के, जो उन्होंने यात्राएं की है पिछली, जो भारत जोड़ो की के नाम से, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि वो भारत जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, आकर के एक महिला का अपमान करते हैं। जो महिलाएं हमारे लिए सम्मानीय हैं, किसी भी धर्म की हो, वो कहते हैं कि एक कलाकार महिला का नाम लेके कहते हैं कि वो मतलब उनकी, मैं तो उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। तो आप देखिए कि किसी को तो कहते हैं कि तीन प्रधानमंत्रियों के यहाँ पैदा होने वाला आदमी जब वो बेइज्जत करता है तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो और प्रधानमंत्री बिल्कुल साधारण आदमी। तो इसलिए लालू यादव जी का ये बयान, और हम सबके प्रधानमंत्री हैं और देश को विश्व के शिखर पर ले गए। और यही नहीं, आज तक का इतिहास है, G20 के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विश्व के नेताओं के सामने, तो ऐसा लग रहा था कि आज हम विश्व के नेतृत्व की तरफ बढ़े नहीं, पहुंच गए। बस औपचारिकता है, और औपचारिकता बाकी यह है कि देशवासियों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए।